नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस चैनल पे राजस्थान की सीरीज़ में राजस्थान का इतिहास टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास में जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा मेवाड़ का इतिहास। देखिए, मेवाड़ का इतिहास जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो RPSC हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे वो कोर्ट का एग्ज़ाम हो, आने वाला LDC और ग्रुप D का एग्ज़ाम रहेगा, और चाहे वो आपके डेयरी के एग्ज़ाम रहे हो, चाहे वो आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हों या SI के एग्ज़ाम हो, जहाँ भी राजस्थान की GK पूछी जाती, उसमें मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ का जो राजवंश है, उससे 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और किसी भी परीक्षा में किसी टॉपिक से 1-2 प्रश्न का आने का मतलब है बहुत ज़्यादा ही वो टॉपिक वेटेज रखता है, क्योंकि हमेशा ही उससे क्वेश्चन आते हैं। तो मेवाड़ का इतिहास बहुत ज़रूरी है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। अगले 5 से 7 लेक्चर में हम मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट करेंगे, और पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 वीडियो बना के छोड़ देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। देखिए, जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बीच में से पढ़ेंगे कि हमने सीधा महाराणा कुंभा पढ़ा दिया या महाराणा प्रताप पढ़ा दिया। हम शुरू से पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, मेवाड़ क्या है, मेवाड़ का पुराना नाम क्या है, किसने इसकी स्थापना की, वो हम पूरा पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो क्लास रहेगी वो मेवाड़ के इतिहास के बारे में रहेगी, और मेवाड़ के इतिहास में सिर्फ इसका परिचय रहेगा। छोटी सी क्लास रहेगी, इसका परिचय रहेगा। अगर हमारे पास समय बचा तो हम बप्पा जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम परिचय को ठीक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ का परिचय। देखिए, हेडिंग डालिए परिचय। परिचय, देखिए परिचय में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेवाड़ की, कि आखिर मेवाड़ है क्या, ये मेवाड़ क्या है, या मेवाड़ किसी राज्य का नाम है, रियासत का नाम है, आखिर मेवाड़ क्या है। तो पहले देखिए, हम राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। राजस्थान की GK पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है राजस्थान का नक्शा। चाहे वो कला संस्कृति पढ़े, भूगोल पढ़ने के लिए नक्शे की आवश्यकता है, और इतिहास पढ़ने के लिए भी नक्शे की बहुत आवश्यकता है। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है, तो एक दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है। जब दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है तो अगर हम एग्जाम में भूल भी जाएं तो पिक्चर थोड़ा सा शांत, मन को शांत करके हम आंख बंद करके याद करते हैं, और नक्शा एक बार घूम जाए तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो नक्शा बहुत ज़रूरी है। आइए नक्शा बनाते हैं। देखिए, नक्शे बनाने की छोटी सी ट्रिक है, मैं जिसको फॉलो करता हूँ हमेशा, आप भी देख लीजिए। राजस्थान का नक्शा बनाने की इस तरह के, राजस्थान का जो आकार है वो विषम चतुर्भुजाकार है। तो देखिए, मैं जो बनाता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा इस तरह का नक्शा बनाता हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये लगभग राजस्थान का नक्शा है। देखिए, अब इस लाइंस को मिटा दीजिए, ये थोड़ा सा क्या है, एंगल लाने के लिए है। ये राजस्थान का नक्शा है। देखिए, ये है उत्तर दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये है दक्षिण दिशा, और ये है पूर्व दिशा। तो हम बात कर रहे थे मेवाड़ क्या है। देखिए, 1948 से पहले जो हमारा राजस्थान था, जो आज हमारा राजस्थान है, आज के समय में जो हमारा राजस्थान है, वो पहले ऐसा पूरा एक राजस्थान नहीं हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि जोधपुर में रहने वाला ये कह दे कि मैं राजस्थान राज्य का निवासी हूँ, ऐसा नहीं था। 1948 से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19। यानी पूरा राजस्थान अलग अलग छोटे छोटे 19 भागों में विभक्त था, और 19 भागों को रियासत के नाम से जाना जाता था। और ये जो 19 रियासतें थी, हर रियासत का एक राजा हुआ करता था। अब मन में सवाल आता है कि 1948 के बाद क्या हुआ। तो देखिए, 1948 के बाद 1956 तक, कहाँ तक? 1956 तक एक प्रक्रिया चली जिसको कहा गया एकीकरण, जो एक पूरा अलग से टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और जरूर मिलेगा तो मिलेगा, बहुत ही जरूरी है। तो 1948 से लेकर 1956 के बीच में एक प्रक्रिया हुई एकीकरण। इसमें एकीकरण, इसमें क्या हुआ, पूरी 19 रियासतों को मिला के पूरे राजस्थान का गठन हुआ, राजस्थान राज्य हुआ। तो एक छोटी सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, आपके मन की शंका दूर हो गई, ठीक है। तो 1948 से पहले मेवाड़ एक रियासत थी। 19 रियासत थी, उनमें से एक मेवाड़ एक रियासत थी। तो मेवाड़ क्या था? एक रियासत थी 1948 से पहले, ठीक है। अब मेवाड़ राजस्थान के कौन से भाग में है, ये भी जरूरी है जानना, बहुत छोटा है। कोई भी आपसे, अब जब मेवाड़ का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ कहाँ है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी रट लेता है
कि मेवाड़ के राजा ये आए, मेवाड़ के राजा ये, लेकिन विद्यार्थी से अगर आप पूछे छोटा कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ विद्यार्थी जो बिल्कुल रट्टन विद्या पे चलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनसे आप छोटी सी बात पूछिए मेवाड़ का है तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, मेवाड़ समझ नहीं पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। वो सीधा महाराणा कुंभा महाराणा प्रताप पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन क्या आता है ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना तो महाराणा कुंभा महाराणा प्रताप की आधी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये देखिए, राजस्थान का जो दक्षिण भाग है उसमें लगभग पूरा दक्षिण भाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दीजिए, उसमें पूरा दक्षिण भाग देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे उदयपुर है, यहाँ पे राजसमंद है, यहाँ पे चित्तौड़ है, यहाँ उधर भीलवाड़ा है, यहाँ ये प्रतापगढ़ है, फिर ये यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। तो ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़ के बाकी जो दक्षिण भाग है और लगभग दक्षिण भाग पूरा मेवाड़ कहलाता है। अब इस दक्षिण भाग में जिले कौन कौन से आते हैं वो देखिए, मुख्य 5 जिले आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं, बाकी जिलों के छोटे छोटे, जैसे पूरा जिला नहीं आता, सिरोही का छोटा भाग आ गया, इस तरह पूरे जिले नहीं आते, लेकिन 5 जिले तो मुख्यतः आते ही हैं दक्षिण भाग में। कौन कौन से आते हैं? पहला जिला है उदयपुर, देखिए लिखिए आप, पहला जिला है उदयपुर। दूसरा जिला है चित्तौड़, तीसरा आपका जिला है राजसमंद, चौथा आपका जिला हो गया भीलवाड़ा, और 5वां आपका जिला हो गया सर प्रतापगढ़। तो परिचय में हमारा पहला पॉइंट था मेवाड़ क्या है। मेवाड़ एक रियासत थी 1948 से पहले। उस रियासत कौन से राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिण भाग में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? उसमें आते हैं उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। यहां तक हमें क्लियर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। गर्मी बहुत है और पंखा नहीं चला सकते, पंखा चलेंगे तो ऑडियो की जो क्लियरिटी है वो ठीक से नहीं आएगी, इसलिए पंखा नहीं चला सकते। कोई बात नहीं, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा मेवाड़ क्या है, आखिर मेवाड़ क्या है ये हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारा मेवाड़ का प्राचीन नाम। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम। देखिए मेवाड़ को मेवाड़ कहे जाने से पहले इसके कुछ प्राचीन नाम प्रचलित थे। मैं यहाँ 2 प्राचीन नामों की बात करूंगा, क्योंकि 2 प्राचीन नामों से कहानी भी जुड़ी हुई है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहला प्राचीन नाम आप लिखिए मेदपाट। लिखिए मेदपाट, मेदपाट। और दूसरा नाम है शिवी जनपद। क्या नाम है? शिवी जनपद। दूसरा नाम है शिवी जनपद, शिवी जनपद। देखिए पहला नाम हो गया मेदपाट, दूसरा नाम हो गया शिवी जनपद। कहने को तो आप रट लीजिए मेदपाट और शिवी जनपद, ज़्यादा बड़ी बात नहीं रटना कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या है, मुख्यतः मेदपाट और शिवी जनपद। देखिए 1993, 94, 95, 2000 तक इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते थे, लेकिन 2000 के बाद और 2013 के बाद आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड सभी ने अपने पैटर्न चेंज किए, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, जो ये मेदपाट है, क्या मेदपाट ऐसे ही रखा गया या शिवी जनपद ऐसे ही किसी ने रख दिया नाम? नहीं, इनके पीछे कुछ कहानियां हैं। कुछ कहानियां नहीं, इनके पीछे जो प्रचलित कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। कहानी नहीं है, जो इतिहास में हमें पढ़ने को मिलती है। देखिए हमने बात की मेवाड़ की। मेवाड़ किस भाग की बात की? मेवाड़ी प्रांत था, उस वक्त रियासत थी। इस भाग में एक जाति निवास करती थी, मेर जाति, और उसे क्या बोलते हैं अपन? कई किताबों में आपको मेद जाति भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेर जाति और मेद जाति की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ निवास करती थी। अब देखिए राजस्थान भारत के पश्चिम दिशा में है, ठीक है, और राजस्थान भारत के पश्चिम दिशा में ही पहले अफगानिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद वहाँ तक भारत की सीमा, पश्चिम से, भारत के पश्चिम से आक्रमणकारी आते थे, तुर्की, जिन्हें क्या बोलते थे ना, अरब आक्रमणकारी। क्या कहा जाता था? अरब आक्रमणकारी। इन्हें आपको किताबों में इन्हें क्या मिलेगा? मलेच। किताबों में आपको देखने को मिलेगा मलेच। तुर्कियों को, अरबों को मलेच कहते थे। तो ये जो मलेच है ना, जब भारत पे आक्रमण करते थे और भारत पे आक्रमण करते करते राजस्थान तक पहुंचते थे, इस जगह तक, और इस जगह के जब इस वाले प्रांत में ये
हमला करते थे या हमला करते थे, आक्रमण करते थे, तो ये जो मेर जाति है ना, ये मेर जाति या मेद जाति इन मलेच्छों से संघर्ष करती थी, मलेच्छों से संघर्ष करती थी और अपने प्रांत की सुरक्षा करती थी। इसीलिए इस मेर जाति का यहाँ वर्चस्व बहुत अधिक था, वर्चस्व अधिक होना, यहाँ बहुत इनको मानते थे। और इसी मेर या मेद जाति के नाम पे इस जगह का नाम क्या पड़ा? मेदपाट, मेदपाट पड़ा। दूसरा क्वेश्चन हमारे मन में ये आना चाहिए कि सर मेदपाट तो समझ में आ गया, मेर जाति, मेद जाति के कारण पड़ गया, हमारा दूसरा ये हो गया समझ में। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर मेवाड़ कैसे पड़ा? तो देखिए जैसे जैसे सभ्यताओं ने विकास किया, इतिहास आगे बढ़ा, तो मेदपाट से होते होते उच्चारण बहुत बदलते गए उच्चारण। और जैसे उच्चारण बदलते बदलते आखिरकार में क्या हो गया? मेवाड़। आखिरकार में क्या हो गया? मेवाड़। तो ये तो हो गई मेदपाट की और मेवाड़ की कहानी। अब है शिवी जनपद की कहानी। शिवी जनपद की कहानी सुनते हैं। शिवी जनपद की ये है कहानी सर कि पहले पाकिस्तान भारत में हुआ करता था, पहले पाकिस्तान भारत में हुआ करता था, ये हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान यहां है, मान लीजिए यही है। वैसे तो पाकिस्तान में एक प्रांत है झांग प्रांत, वहां एक जाति निवास करती थी, उस जाति का नाम था शिवी जाति। क्या नाम था दोस्तों? शिवी जाति। कि सर ये यहाँ निवास करती है पाकिस्तान में, तो इसका नाम शिवी जनपद कैसे गया? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये कैसे। तो वहीं पे हम आ रहे हैं। जब पाकिस्तान के झांग प्रांत में शिवी जाति निवास करती थी, उस समय की बात है कि उस समय पूरे विश्व पे किसका राज था? उस समय पूरे विश्व पे महान सिकंदर का राज था, जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं। महान सिकंदर का राज था। तो महान सिकंदर, आप सबको पता, महान सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी। भारत भी आया, भारत आया तो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आया तो इस झांग प्रांत में आया। इस झांग प्रांत में आने से क्या हुआ कि इनको जब पता लगे कि भाई सिकंदर आ रहा है, तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वहां से निकल के राजस्थान के इस मेवाड़ वाले प्रांत में आ गए, इस वाले प्रांत में आ गए और यहाँ आके अपना डेरा बसा लिया, यहाँ आके अपना डेरा बसा लिया। अब जब यहाँ आके डेरा बसा लिया और काफी लंबे समय तक यहाँ रहे, तो इन्हीं जाति के नाम पे इस जगह का नाम शिवी जनपद रख दिया गया। तो दो नाम हो गए, मेदपाट और शिवी जनपद। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, बस आप है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना, मेदपाट और शिवी जनपद, जो कहानी मैंने बताई, जो भी बात मैंने बताई, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। एक्चुअली ये सब बातें इसलिए ज़रूरी है कि देखिए आप क्या होता है, कल को आपका इंटरव्यूज़ होंगे, कई भर्तियों में इंटरव्यू होते हैं। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपका इंटरव्यू होगा, मान लीजिए आरएस का इंटरव्यू होगा, और आप इतिहास के, मान लीजिए फूड सेफ्टी में तो इतिहास नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ पे इतिहास के बच्चे एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आरपीएससी में आपके इतिहास के बच्चे एलिजिबल हैं। और मान लीजिए उनसे पूछा कि प्राचीन नाम मेवाड़ है, मेवाड़ का नाम मेदपाट क्यों रखा गया? तो एक हमारे पास रीज़न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए चीज़। तो हम हर तरह से इस क्लास में जो जो संभावना मुझे लगेगी, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनने की, चाहे वो इंटरव्यू का हो चाहे प्रश्न पत्र का हो, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, अब आगे बात करेंगे। अब देखिए प्राचीन नाम हो गया, मेवाड़ क्या है ये समझ लिया भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं उसको तो समझें। तो मेवाड़ क्या है ये हमने समझ लिया, प्राचीन नाम ये हमने समझ लिया। लेकिन सर अभी बताओ इसमें शासन किसने किया? ये तो बात समझ में आ गई आपकी, गोल गोल घुमा दिया आपने, टाइम निकाल दिया हमारा। इसमें शासन किसने किया? तो चलिए मेवाड़ पे शासन किसने किया तो बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा? गोहिल वंश का। लिखिए गोहिल वंश का। किस वंश का शासन रहा दोस्तों? गोहिल वंश का शासन रहा। मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा साहब? गोहिल वंश का शासन रहा। ठीक है, ये बात बहुत सामान्य बात है, सबको पता है, जो मेवाड़ पढ़ रहे हैं गोहिल वंश का शासन। सबको नहीं भी पता तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, गोहिल वंश का शासन रहा। लंबी चौड़ी बात वो है जो एग्जाम में, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब उन पे हम आ रहे हैं। देखिए मेरा भी वंश है, आपका भी वंश है। आपके वंश की किसने स्थापना की होगी? मेरे वंश की किसने स्थापना की? हम किसी न किसी पेट की टहनी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसी तरह इन वंश को भी स्थापना किसी न किसी ने की होगी। किसी ने कहा होगा कि आज से हमें ये कहा जाएगा, मुझे और मेरे आने वाली संतानों को, इस वंश को ये इस नाम से पुकारा जाएगा। तो साहब हाँ, किसी ने तो रखी, किसने रखी और कब रखी? तो लिखिए पॉइंट लिखिए अगला, गोहिल वंश की स्थापना। लिखिए आप, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भी मैं लिखूंगा, गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य जी ने की। जी गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य जी ने की, गोहिलादित्य ने की।
ठीक है, लिखिए स्थापना गुहिलादित्य, गुहिलादित्य कब करी सर, कब करी? 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, कब करी? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब करी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए इसे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसा नहीं 93, 94, 2000 अभी तक पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, परीक्षा में जो पेपर सेट करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज पूछते हैं, कभी कभी बिल्कुल सामान्य नॉलेज पूछते हैं कि क्या हमने बिल्कुल सामान्य से पढ़ाई किया, बेसिक से पढ़ाई की है। वो जरूर इस तरह क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं अपने से। और ये क्वेश्चन आगे जाके मैं पूछूंगा, आगे जब हम बप्पा राहुल पढ़ेंगे तब फिर से आएगा, तब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा, तब मैं फिर बताऊंगा, अभी बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, जब बप्पा पढ़ेंगे तब फिर बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं कब करी। तो लिखिए बप्पा स्थापना गुहिलादित्य ने करी सन 566 ईस्वी में। कब करी? सन 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी, 566 ईस्वी में। तो यहां से एक सवाल बनता है आपका छोटा सा कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है। लिख लिए गुहिल वंश का संस्थापक, गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य को कहा जाता है, गुहिलादित्य को कहा जाता है। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य को कहा जाता है। लिखिए, आप उतारिए, ये सब उतारिए। किस वंश का शासन रहा? गुहिल वंश का। स्थापना कब करी इन्होंने? स्थापना किसने करी? गुहिलादित्य जी ने। कब करी? 566 ईस्वी में। तो एक चीज हमें यहाँ से समझ में आएगी कि गुहिल वंश का संस्थापक यानी स्थापना करने वाला कौन है? गुहिलादित्य जी। चलिए, उतार लिया, मैं मिटा रहा हूँ इसको। जब ज़्यादा नीचे देखो मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है और आपको भी देखने में समस्या होगी, इसलिए मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ। चलिए, इसके बाद है कि गुहिल वंश के जो शासक हुए, गुहिल वंश के जो शासक हुए उन्हें क्या कहा गया? गुहिल वंश के शासकों की उत्पत्ति के आधार पर क्या गया? देखिए, राजस्थान में हम सबको पता है, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि राजस्थान में राजपूतों ने राज्य किया, इसलिए राजपूतों के नाम पर इसका नाम राजपूताना, राजपूताना से राजस्थान किया गया। तो जितने भी राजपूत हुए, चाहे वो मारवाड़ के हुए, चाहे वो अजमेर के हुए, चाहे वो जयपुर आमेर के हुए, या चाहे वो मेवाड़ के हुए, चाहे वो डूंगरपुर के हुए, बांसवाड़ा हुए, कहीं के भी राजपूत हुए, एक थ्योरी है, एक मान्यता है कि क्या ये लोग बाहर से आए थे या ये राजस्थान के ही थे या यहीं के थे। तो इस पे अलग अलग मत है कि कोई बाहर से आए, किसी ने कहा कोई बाहर से आया है, किसी ने कहा ब्राह्मण है, किसी ने कहा सूर्य के पुत्र है। इस तरह बहुत से मत रहे हर वंश के लिए। तो गुहिल वंश को उत्पत्ति के आधार पर, देखिए जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक है राजस्थान इतिहास में अलग से पढ़ाया जाता है और हम भी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये मेवाड़ का इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है अलग से पढ़ने से पहले अगर हम इसमें छोटा छोटा इसके बारे में जान लेंगे तो उस वक्त हमें समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं गुहिल वंश के उत्पत्ति के शासकों को उत्पत्ति के आधार पर क्या कहा। तो लिखिए, आप पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाऊंगा। लिखिए, गुहिल वंश के शासकों को उत्पत्ति के आधार पर, गुहिल वंश के, मैं यहाँ लिखता भी जाता हूँ, आप भी लिखिए, गुहिल वंश के शासकों को उत्पत्ति के आधार पर सूर्यवंशी कहा गया। क्या कहा गया? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी कहा गया। देखिए, जैसे नाम से ही पता लगा है, सूर्यवंशी यानी सूर्य के वंश के, यानी सूर्य के वंशज, यानी सूर्य की संतान, सूर्य भगवान सूर्य की संतान। या दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुहिल वंश के जो शासक थे वो किसके वंशज थे? या तो सूर्यवंशी थे, सूर्य के वंशज थे, या दूसरा श्री राम के वंशज। किसके? श्री राम के वंशज, श्री राम के वंशज। कभी कभी आपको देखने के श्री राम के लव और कुश पुत्र हुए, तो कभी कभी किसी गाइड में आपको यह भी मिलेगा कि जो गुहिल वंश के शासक थे वो कुश के वंशज थे। कुश किसके वंशज थे? अपने आप श्री राम के वंशज थे, क्योंकि श्री राम जी भी सूर्यवंशी थे। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, हमने पिताजी का नाम लिख दिया कि श्री राम के वंशज थे। अगर परीक्षा में आ जाए कुश के वंशज थे और श्री राम ऑप्शन में नहीं है तो कुश भी बिल्कुल सही जाएगा आंसर। तो हो गया सूर्यवंशी थे, श्री राम के वंशज थे। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्या क्या इतिहास कारकों में बड़ा
मतभेद हो गया इस बात को लेके। कुछ इतिहासकारकों ने बोला नहीं साहब ये सूर्यवंशी नहीं थे, कोई बोले नहीं साहब मैं तो को नहीं माना, ये को नहीं सूर्यवंशी, मैं तो यहाँ ना ब्राह्मण माना, ये ब्राह्मण है। किसी ने ना 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 ब्राह्मण है ना सूर्यवंशी, मैं को नहीं माना, ये विदेशिया। कौन है विदेशी, विदेश से आया 18 बस का, ऐसा बोला गया। तो कभी भी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता किसने मना किया, हमेशा ये पूछा जाता है, पॉजिटिव चीज पूछी जाती परीक्षा में कि किसने समर्थन किया। तो ये जो इतिहासकारकों ने कहा कि ये सूर्यवंशी है, इस मत का समर्थन किसने कहा, ये या फिर ये यूं बोलेंगे सूर्यवंशी ने किसने कहा। तो लिखिए दो इतिहासकारक हुए, लिखिए दो इतिहासकारक हुए, बहुत बड़े इतिहासकारक हैं। एक का नाम है मोहनोत नैन्सी, लिखिए मैं बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी। और दूसरे हैं डॉक्टर गौरीशंकर हरिप्रसाद ओझा, हरिप्रसाद ओझा। तो आप लिख लीजिए मोहनोत नैन्सी और डॉक्टर गौरीशंकर हरिप्रसाद ओझा, इन्हें डॉक्टर ओझा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है ये नाम हटा दिया जाता है, डॉक्टर ओझा के नाम से भी जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सूर्यवंशी। तो ये जो दो इतिहासकार हैं मोहनोत नैन्सी और डॉक्टर गौरीशंकर और हरिप्रसाद ओझा, इन्होंने कहा कि ये सूर्यवंशी। तो परीक्षा में कैसे पूछा जाता है सर, परीक्षा में बताओ हमें, परीक्षा में आपने तो लिखा दिया, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक मिनट पसीना स्वेटिंग हो रही है, पसीना ठीक कर लो, माफ कीजिए। परीक्षा में ऐसे सवाल पूछा जाएगा आपसे कि गोहिल वंश के सूर्यवंशी होने का मत का समर्थन निम्न में से किस इतिहासकारक ने किया या निम्न में से किस व्यक्ति ने किया। उसमें पहले ऑप्शन में आपको मोहनोत नैन्सी दे देगा, दूसरे ऑप्शन में डॉक्टर गौरीशंकर हरिप्रसाद ओझा ले देगा, और तीसरे ऑप्शन में बोल देगा ए या बी दोनों, और डी ऑप्शन बोल देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जाएगा ए या बी दोनों। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो देखिए गोहिल वंश के जो शासक रहे उन्हें सूर्यवंशी कहा गया, सूर्यवंशी उत्पत्ति के आधार पर सूर्यवंशी थे, श्री राम के वंशज थे। इस मत का समर्थन किसने किया, मोहनोत नैन्सी ने और गौरीशंकर हरिप्रसाद ओझा ने। ये नहीं पूछा जाएगा किसने मना किया, क्योंकि इन दो के अलावा तो सबने मना किया, तो ये नहीं पूछा जाएगा समर्थन किसने किया, इन्होंने किया। ये पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये लिख लीजिए आप इसे। चलिए उसके बाद है, देखिए शासकों की बात होगी कि किसने शासन किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या मेवाड़, गोहिल वंश ने मेवाड़ पे शासन किया। इतना बड़ा शासन था, गोहिल वंश ने मेवाड़ पे शासन किया या कहीं और शासन किया, या कहीं और इसने शासन किया। तो देखिए गोहिल वंश बहुत बड़ा वंश था, बहुत लंबा वंश था, और ऐसा नहीं कि उसने केवल मेवाड़ वाले हिस्से पे शासन किया, उसने पूरे भारत में और पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह शासन किया। अर्थात इस बात से हम ये पता लगा सकते हैं कि गोहिल वंश की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, जैसे ICICI बैंक की ब्रांचेस होती है ना, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच वहाँ है, एक ब्रांच यहाँ, ऐसे ब्रांचेस थी, शाखाएं थी। राजस्थान में जैसे प्रतापगढ़ के देवलिया स्थान पे हो गया, डूंगरपुर पे हो गया, मेवाड़ पे हो गया, कोटा हो गया, ऐसे भारत में हुआ। तो दो इतिहासकारकों ने इनकी शाखाओं के बारे में बताएं। आप उनके नाम लिखिए, पहले आप नाम लिखिए फिर मैं बताता हूँ। लिखिए मोहनोत नैन्सी, अभी हमने बात की इनकी, मोहनोत नैन्सी, और दूसरा है कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। ये प्राचीन इतिहासकारक हैं, ये आधुनिक इतिहासकारक हैं। इन्होंने किताब लिखी है राजस्थान के इतिहास से, बहुत ही मान्य पुस्तक है, बहुत सर्वमान्य पुस्तक है इनकी। और इनके भी, इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसे राजस्थान का गजट कहा जाता है। बहुत, दोनों बहुत नामी है अपने अपने टाइम के, और इन्हीं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इन्हीं को ज़्यादा किया जाता है। तो मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड ने गोहिलों की कितनी शाखाएं बताई, गोहिल वंश की 24 शाखाओं के बारे में बताया। लिखिए इन दोनों ने गोहिल वंश की
गुहिल वंश की 24 शाखाओं के बारे में बताएं। गुहिलों की कितनी शाखाओं के बारे में बताया दोस्तों? 24 शाखाओं के बारे में बताया। तो मोहनोक नैन्सिक और कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल वंश की 24 शाखाओं के बारे में बताया। अब देखिए 24 शाखाओं के बारे में जो बात करें, इसका मतलब यही है कि बहुत सारी ब्रांचेस थी जिन्होंने राजस्थान के अलग अलग जगह और भारत के अलग अलग जगह पर शासन किया। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन मन में आता है, जब मैं पढ़ता था तो मेरे मन में आया था, इसलिए देखिए जो मैं क्वेश्चंस के आपको आगे से आंसर दे रहा हूँ ना, इसका मतलब जो मैंने पढ़ाई की तब इनका मन में आया था, तो मेरे मन में भी आया था कि सब 24 शाखाएं तो है, बिल्कुल 24 शाखाएं, आपकी बात मान ली। लेकिन एक बात बताओ, आपने बोला गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की, बिल्कुल, तो क्या इन 24 शाखाओं की जो गुहिल थे उनकी स्थापना गुहिलादित्य ने करी? देखिए ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, बिल्कुल आना चाहिए। ये थोड़ी मेरी गलती भी है, मुझे बोलना चाहिए था कि मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने करी। मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने करी है। सभी 24 के 24 शाखाओं की स्थापना गुहिलादित्य ने नहीं करी है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी 24 शाखाएं हैं, हर शाखा की संस्थापक अलग अलग हुए हैं, अलग अलग समय में अलग अलग। मन में आया था और मैंने पूछा था तो मुझे ये जवाब मिला था और किताब में भी मुझे यही मिला। तो मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी, और ये जो 24 शाखाएं हैं उनके सबके अलग अलग संस्थापक रहे। देखिए ये क्लियर हो गया, इससे ये क्वेश्चन बनता है, ये क्लियर हो गया। अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आपके आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले। चलिए मैं इसे बताता हूँ। देखिए परिचय पढ़ लिया। देखिए एक चीज़ और रह गई हमारी, एक चीज़ छोटी सी और रह गई, हमारी छोटी सी, कि कुलदेवी गुहिल वंश की कुलदेवी कौन थी, मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी कौन थी, ये हमारा आज का एक बात और रह गई है हमारी, वो फटाफट उसे हम कर लेते हैं, फिर वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए कुलदेवी हमारी भी है और आपकी भी है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। जब भी हमें कुछ शुभ कार्य होता है या जब हमारा कोई भी हमारे दुख होता है तो हम कुलदेवी के पास मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, शुभ कार्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और जब हमारा दुख होता है तो उनसे मन्नत मांगते हैं। इसी तरह गुहिल वंश की भी कुलदेवी थी। अब गुहिल वंश की कुलदेवी कौन थी, उसका नाम पूछा जाता है। देखिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले लिखिए, गुहिल वंश की कुलदेवी थी बाण माता। मेवाड़ की गुहिल वंश की कुलदेवी कौन थी? बाण माता। लिखिए, मेवाड़ की गुहिल वंश की कुलदेवी कौन थी? बाण माता। अब देखिए हमारे राजस्थान का जो इतिहास है उसमें हमारे राजस्थान में क्या है, कला और संस्कृति का अलग से एक बुक चलती है, मतलब कला और संस्कृति का अलग से टॉपिक है। तो कला और संस्कृति में लोक देवी, राजस्थान के लोक देवी और देवता हमारे एक टॉपिक है। तो बाण माता के बारे में विस्तृत विवरण जो हम पढ़ेंगे वो उसी टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है टॉपिक और बहुत ज़्यादा, तभी हम बताएंगे क्या है, क्या क्या इन्होंने चमत्कार किए और कैसे कैसे इनकी पूजा होती है, कौन इनके पुजारी होते हैं, वो सब वहाँ बात करेंगे। अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ इतनी सी करेंगे कि गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो बाण माता है। अच्छा, ये बात भी हम यहाँ क्यों कर रहे हैं साहब? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है, बच्चे विद्यार्थी, जैसे मैं भी बताऊंगा और भी टीचर आपको बताते हैं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। मैंने शायद पता नहीं हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, मुझे भी नहीं पता, बट हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। लेटेस्ट मैंने प्रैक्टिस की थी, एक 7300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी, वो मैंने की थी वैसे ही बैठे अपनी नॉलेज चेक करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसी से ही इतिहास याद होता है। अच्छा, इतिहास को कैसे याद करना है, कला संस्कृति को कैसे याद करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। रटने से चीज़ें याद नहीं होती हैं, अगर रटने से याद होती तो सबका सिलेक्शन होता, रटने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। कैसे याद करनी है, कैसे मैंने याद की, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब हम बात करते हैं, हाँ हम यहाँ बात करते हैं बाण माता की। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हाँ ये बात हम इसलिए, मैं भावनाओं में आके देखो भूल गया मैं क्या बात कर रहा था, मैं भावनाओं में आ जाता हूँ जब भी सिलेक्शन की बात आती है। चलिए, तो क्या हुआ कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद तो वहाँ ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि मेवाड़ की गुहिल वंश की कुलदेवी कौन है। आप कहोगे साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बताया नहीं हमको, उनको तो कुछ आता ही नहीं। तो ये चीज़ उस बेशर्मी और बेइज्जती से बचने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि चीज़ मैं कहीं और भी बता सकता था, लेकिन आप लिख लो, एक चीज़ और लिख लो इसमें, इनका मुख्य मंदिर लिखिए, मुख्य मंदिर है नागदा में, नागदा। और नागदा कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है नागदा? उदयपुर में है नागदा। ठीक है, इससे एक और चीज़ है जो एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए आप, थोड़ा सा ठीक रहेगा, लिख लीजिए कि 1443 ईस्वी में, 1443 में एक उदयपुर में एक और जगह केलवाड़ा,
वहां भी इनका मंदिर है, लेकिन वो मंदिर नष्ट हो गया। किसने नष्ट किया? 1443 में एक खिलजी शासक हुआ, महमूद खिलजी, इसको एमके के नाम से जाना जाता है, महमूद खिलजी। 1443 में केलवाड़ा के बाण माता के मंदिर को महमूद खिलजी ने नष्ट कर दिया था। फिर गुजरात के शासकों ने इसे दोबारा बनवाया था। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी एग्जाम में पूछ ले तो याद रखने की बात है। तारिक और महमूद खिलजी, ये याद रखने की बात है। देखिए, मेवाड़ के गुलवंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता। इनका मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर में है। केवलवाड़ा में एक मंदिर है, लेकिन 1443 में महमूद खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया था। ये है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वैसे तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था परिचय था। अब मैं आगे अगर बप्पा रावल की इनकी बात करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। पहले आपकी समझ डेवलप करना है, पहले आपकी समझ बढ़ाओगे मेवाड़ क्या है। इसलिए हमने आज परिचय में क्या क्या पढ़ा। देखिए, मेवाड़, सबसे पहले हमने पढ़ा मेवाड़ क्या है, फिर हमने पढ़ा मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, बिल्कुल बेसिक्स है। सबसे पहले गिनती शुरू करेंगे, सबसे पहले ABCD पढ़ेंगे, ABCDEFG। स्पेलिंग बनाना बाद में सीखेंगे, पहले ABCD पढ़ेंगे, पहले क ख ग घ पढ़ेंगे, वाक्य बनाना बाद में सीखेंगे, पहले गिनती पढ़ेंगे, जोड़ बाकी करना बाद में सीखेंगे। तो उसी तरह परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सीधा मैं आपको मैं चाहता तो महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या रतन सिंह कुछ भी पढ़ा सकता था, एक टॉपिक पढ़ा के अपना वीडियो डाल देता। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करूँ, मैं भी चाहता हूँ करना, लेकिन क्या है कि पूरा बेसिक से पढ़िए। आप बेसिक से पढ़ेंगे तो ही आपको मजा आएगा। बेसिक से नहीं पढ़ेंगे और बीच में से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन रहेंगे, रटने वाली स्थिति आ जाएगी आपकी। रटना है, लेकिन कितना रटना है, बहुत ज़्यादा रटेंगे तो भी दिमाग में प्रेशर पड़ेगा। तो इतना ही रटो जितना अपने काम की है, और समझ समझ के रटो तो ज़्यादा सही है। तो हमने परिचय मेवाड़ क्या है, मेवाड़ पढ़ लिया, मेवाड़ का पुराना नाम क्या है वो पढ़ लिया, मेवाड़ में किस वंश का शासन रहा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे पढ़ने में। मेवाड़ में शासकों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें क्या कहा गया, कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन से इतिहासकार ने उनका समर्थन किया, वगैरह वगैरह हमने आज परिचय इसका लगभग कंप्लीट कर लिया। तो आज का वीडियो इतना ही था। अब देखिए, आगे पढ़ेंगे हम बप्पा रावल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बप्पा रावल, अलर्ट, समर सिंह जी, रतन सिंह जी, ये सब पढ़ेंगे, जयत्र सिंह जी, ये सब पढ़ेंगे हम, जो रावल भाई। अब आगे वाले वीडियो में आपको अभी से बता देता हूँ, आगे वाले 2 वीडियो हमारे रहेंगे रावल शाखा के। रावल शाखा हम 2 वीडियो में खत्म करेंगे। उसके बाद आती है राणा शाखा। ये सब मैं बताऊंगा, राणा शाखा रावल शाखा क्या है, आप बस जान लीजिए। राणा शाखा जिसमें महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे, यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी राणा शाखा से पूछे जाते हैं। लेकिन पहले ये समझ में आएगी तभी ये समझ में आएगी, ठीक है। तो हम दो वीडियोस में तो रावल शाखा खत्म करेंगे और बाकी जो वीडियोस में बचेंगे हम राणा शाखा को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी, देखिए, आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी प्रकार की, आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड या इतिहास में कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इतिहास, ज्योग्राफी और कला संस्कृति में आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसका समाधान करने की। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो रही है तो उसका तो समाधान मैं करूंगा ही करूंगा। तो कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो जब मैं शूट करूंगा या अगला वीडियो जब मैं लूंगा तो आपका बाकायदा नाम लेके मैं बताऊंगा कि फलाना विद्यार्थी ने मुझसे सवाल पूछा, फलाना विद्यार्थी का ये सवाल है, इसका आंसर ये है। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, जो जानकारी मैंने दी वो अगर आपको अच्छी लगी या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।